दोस्तों मैंने लिया है मैक मिनी M4 चिपसेट वाला 60,000 के प्राइस में बेसिक वेरिएंट लेने का कारण ये था कि जितनी भी स्टडी मैंने करी, जितने भी रिव्यूज देखे, सभी का कहना ये था कि ये 60,000 के बजट में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। दूसरा, मुझे जो काम थे एडिटिंग वगैरह वो सारी चीजें इसमें काफी अच्छे से हो जाएगी। और अगर मैं इस पे 512 GB या थोड़ी सी रैम बढ़ाने जाता तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। मतलब रैम भी अगर मैं 24 GB पे जाता तो भी 20,000 लग जाते एक्स्ट्रा, और अगर मैं 512 GB पे जाता तो भी लग जाते 20,000 एक्स्ट्रा। तो मैंने बोला मैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से काम चला लूंगा। खैर, आज के वीडियो में इसके साथ हुआ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। क्या एडिटिंग के लिए काम आ पा रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, क्या मेरे विंडोज पीसी से बेटर काम कर रहा है, सब चीजें देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रोडक्ट ओवरव्यू लेते हैं। भाई इसका डिजाइन काफी तगड़ा सा है, क्योंकि आप जो देख रहे हो 5x5 का है ये, 5 इंच ऐसे 5 इंच ऐसे, बहुत छोटा सा। एप्पल टीवी से लोग कंपेयर कर रहे थे, हालांकि वो थोड़ी सी और छोटी होती है, और जो इसकी हाइट है थोड़ी सी ज्यादा उससे बड़ी हुई है। एजेस काफी ज्यादा शार्प है, तो आपको ऐसे हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा तकलीफ होगी, बट फोन थोड़ी है जो आप हर जगह लेके घूमने वाले हो। सामने की तरफ लोगो मिल जाता है, दोनों साइड जो है एकदम ब्लैंक है, लेकिन पीछे की तरफ और सामने की तरफ आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। अब अगर पीछे की बात करो तो यहाँ पर आपको पावर पोर्ट मिल जाएगा, साथ में एक लैन पोर्ट मिल जाता है। अब ये जो लैन है आपको 2.5 Gbps तक की स्पीड दे देता है, 10 गीगाबिट वाला ये पोर्ट है। इसके अलावा एक HDMI पोर्ट आपको मिल जाता है, जिससे आप अपने मॉनिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ 3 थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट भी मिल जाते हैं आपको, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट देते हैं। तो अगर आप मल्टीपल मॉनिटर्स कनेक्ट करना है तो टाइप सी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और दोस्तों इस बार पोर्ट्स काफी ज्यादा रखे गए हैं, तो सामने की तरफ भी आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, तो इससे भी आप अपने फोन को या किसी अदर डिवाइस को कनेक्ट कर पाओगे। सामने ही आपको एक 3.5 mm जैक मिल जाता है, जो कि अच्छी जगह पर दिया भाई, पीछे नहीं है। और उसके बाजू में एक LED इंडिकेटर है जो बताएगा चालू है या बंद है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि M4 मिनी के अंदर इन्होंने जो पावर बटन है वो पीछे की तरफ दी है। अगर हम मैक मिनी M3 वाले की बात करते हैं तो वो पावर बटन आपको इधर पीछे की तरफ मिल जाती थी, इजी होता था स्टार्ट करना। इस बार इन्होंने नीचे की तरफ दी है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट एप्पल डिवाइसेस ऐसी होती है, वो बोलते हैं कि भाई हाइबरनेशन काफी ज्यादा तगड़ा है, तो आपको बार बार बंद चालू करने की जरूरत नहीं है, तो मे भी उसलिए इन्होंने दी है। बट काफी सारी अलग कंपनीज ने स्टैंड ऐसे बना दिए हैं कि भाई आपको बस इस तरीके से ऊपर से प्रेस करना पड़ेगा और चालू हो जाएगा। तो मे भी वो एक एडिशनल खर्चा होगा आपके लिए अगर आप मैक मिनी 4 खरीद रहे हो। अब नीचे की बात करी रहे तो आपको फैन के बारे में बता दूं तो भाई 3 तरफ से इनलेट, एक तरफ से आउटलेट है इसका, तो भाई अच्छा खासा सा ये ठंडा हो जाता है और बहुत बड़े टास्क भी इजीली हैंडल कर पाता है। गर्म होते हुए मैंने अभी तक नहीं देखा है। अब ओवरऑल डिजाइन की अगर बात करूं तो काफी ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही स्लीक डिजाइन है, और आपके मॉनिटर के एकदम बाजू में छोटी सी जगह लेकर के बैठ जाता है, आपको बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरेगा और काफी बढ़िया भी लगता है। दोस्तों चिपसेट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको M4 चिपसेट मिलती है, जो कि अभी तक एप्पल की लेटेस्ट है। 16 GB रैम के साथ उसको जोड़ा गया है, जबकि ये बेसिक वेरिएंट है। बेसिक से आपको 16 GB रैम दी जा रही है। 256 GB SSD मेरे ख्याल से इसके लिए इनफ है, अगर आप डेली टास्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और मल्टीपल विंडोज आप ओपन करते हो, बहुत सारे टैब चलाना चाहते हो, ऑफिस वर्क करना चाहते हो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर रहे हो, वहाँ पर रेंडरिंग वगैरह करना है, कोई तकलीफ आपको वहाँ पर नहीं होने वाली है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा स्टोरेज कम पड़ जाएगा, रैम में एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, तो सोचिए 24 GB रैम 512 GB SSD के लिए मुझे ऑलमोस्ट 40 से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसी डिवाइस के अंदर मैं एक और पीसी ले सकता हूँ 60,000 का। तो ये एक चीज मुझे समझ में आई। हालांकि मेरे जितने भी टास्क थे वो इसमें अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं। साथ में पावरफुल ये 16 GB रैम के साथ भी है। M4 10 कोर GPU 10 कोर CPU के साथ आ जाता है, तो आपको जो जितने भी ऑपरेशंस आपके हैं सारे के सारे इजीली हो जाते हैं। अब दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूबर आदमी हूं, मुझे एडिटिंग करनी है। तो जब मेरे एडिटर को ये पकड़ाया गया तो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाती है, वहाँ पर कोई फ्लॉज देखने नहीं मिलेंगे, कोई लैग देखने नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं रेंडरिंग के लिए लगाता हूँ तो ये पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी स्टेक्स वहाँ पर हो जाते हैं, अलग अलग लेयर्स वहाँ पर हो जाती हैं। हैवी लेयरिंग की वजह से आप देखोगे कि 1080p के 4 मिनट टास्क को भी मुझे 10 मिनट तक रेंडर करना पड़ा, 10 मिनट का समय लगा उसके लिए। हालांकि वहाँ पर हीटअप थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, लेकिन बहुत साइलेंटली होता है, फैन का आवाज नहीं आएगा, ज्यादा नॉइस नहीं होगा, और आप तब तक चाय पीकर आ सकते हो। अब ये जो काम हुआ था वो एडोब प्रीमियर प्रो पर हुआ था, इस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है कह सकते हो। अगर 4K रेंडर करने जाता हूँ तो थोड़ा सा और समय मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई जरूर लेगा, और 4K थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाता है एक छोटे से पीसी के लिए, तो वो मैं समझता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ी सी रैम बढ़ानी पड़ेगी, एटलीस्ट शायद 24 GB ले लीजिए, 32 GB ले लीजिए, एटलीस्ट शायद 24 GB ले लीजिए, 32 GB ले लीजिए, कुछ भी। पर अगर आप FCP पर करते हैं तो वही काम काफी साइलेंटली और काफी जल्दी हो जाएगा। FCP जैसे भी इंटीग्रेटेड है मैक के साथ, बट ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अब अगर आप गेमिंग पर्पस से लेना चाह रहे हो दोस्तों, तो फिर आपको इसके हाई स्पेक वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। बेसिक वेरिएंट के साथ ये काम नहीं कर सकता। लो लेवल की गेमिंग काफ़ी इजीली कर लेगा, आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल जाएगा। पर अगर आप हैवी गेमिंग कर रहे हो तो भाई हीटअप भी होगा, फैन की भी थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आ जाएगी, और गेमिंग लैग करेगी, ये फिक्स है। तो इससे आप वो एक्सपेक्ट मत करना कि बिल्कुल आप अपने 1.5 लाख के कंप्यूटर के साथ ओमेन वगैरह के साथ कंपेयर कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मेमोरी की, इसके रैम की, इसके SSD की। सर देखो, अगर मैं बेसिक वेरिएंट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है स्टोरेज के लिए मेरे पास
SSD है, टाइप सी से कनेक्ट हो जाएगी, थंडरबोल्ट से कनेक्ट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, NVMe's है, जिनकी वजह से मैं ये हैंडल कर पाऊंगा। मेरे जितने भी टास्क है सारे के सारे वहाँ पर रख सकता हूँ, 256 GB में खाली रख पाऊंगा काफ़ी हद तक। अगर ये आपका ओनली PC होने वाला है तो मैं कहूँगा देखो 20,000 रुपये इसका साइज़ बढ़ाने के लिए, 256 से 512 GB जाने के लिए, मतलब एडिशनली आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक 256 GB का एक्स्ट्रा स्टोरेज। बेटर होगा 20,000 में आप एक 2 TB की NVMe ले सकते हो, अमेजॉन पर काफ़ी सारी, उसकी भी लिंक में डाल दूंगा, वो जाकर खरीद सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आप एक्सटर्नली जितना भी डेटा है वो रख पाएंगे और कभी भी कनेक्ट कर लो, काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर लेता है, 300-400 MBPS की स्पीड से आपको जो है फाइल ट्रांसफर हो जाएगा। और क्या चाहिए? बात तब आती है जब आपको इसके अंदर स्टोर करके काफ़ी सारी चीज़ें रखनी है। अगर आप इसी में एडिटिंग करना चाहते हो, आपके प्रोजेक्ट ही 60-70 GB के होते हैं, उसके बाद आप रेंडर करने जाओगे तो ऑलमोस्ट आपका 150-200 GB भर जाएगा, तो इसके पास स्पेस नहीं बचेगा खाली होने के लिए, तब आपको ज़रूरत होती है कि आप 512 GB लें। बट इन माई केस मुझे पता है एक्सटर्नली सब कुछ मैं स्टोर कर सकता हूँ, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, इसके 256 GB को मैं काफ़ी हद तक खाली रख सकता हूँ, तो मेरे लिए काम कर जाता है। एक और चीज़, अगर आप रेंडर वगैरह कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, तो कोशिश करना कि बहुत सारे टैब्स जो है उनको बंद करो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रभाव पड़ेगा इसके रैम पर। इसके अगर आप 16 GB रैम ले रहे हो, फिर से SSD एक चीज़ होगी जो एक्सटर्नली हम लगा सकते हैं, रैम नहीं कर सकते। और रैम जो है इसकी 16 GB अगर आप लेते हो, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपये फिर से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा है। बट रैम के केस में आप कुछ नहीं कर सकते, एडिशनली रैम आप नहीं लगा सकते हो, तो फिर वो तकलीफ बढ़ जाती है। छोटे टास्क है, कम रेंडरिंग है, या फिर आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्ट लेवल पे करते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली, ये चीज़ आपके लिए काम कर जाएगी। अब आते हैं भाई कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो यार, अगर आप ऑफिस वर्क के लिए अपने घर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करो, जिसमें बहुत सारा डेटा आपको स्टोर करना है अपने किसी SSD में, लेकिन इस पर आप जनरल ऑपरेशंस करना चाहते हो, मल्टीपल टैब्स पे आपके काम चल रहे होते हैं, या फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो, आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो, आप गेमिंग करना चाहते हो हल्की फुल्की, उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आपके डेली वर्क के लिए, डेली टास्क के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मशीन है। मैं कहूँगा कि आप बहुत बार सोचोगे कि भाई इतनी पावरफुल मशीन मैंने क्यों ले ली, लेकिन इन दिस प्राइस बजट ये काफ़ी अच्छा फिट बैठता है। आप इसी बजट का कोई विंडोज़ PC बनाते हो या कोई और PC लेते हो, तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाएगा आपको कि यार थोड़ा सा महंगा पड़ गया। क्योंकि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ एडिटिंग रेंडरिंग की, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 60,000 का जो PC बनकर आता है वो उतना ज़्यादा फास्ट काम नहीं कर पाता। उसके लिए फिर आपको सबसे अच्छे लेवल का GPU चाहिए होगा, सबसे अच्छे लेवल की रैम चाहिए होगी। आप उसमें बस एक चीज़ अच्छी मिलती है कि वहाँ पर आपको अपग्रेड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप जब चाहे अपग्रेड कर सकते हैं, रैम नहीं डाल सकते हैं, SSD एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, इंटरनल बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि ये आपको अलाउ नहीं करता है। सो आप अपने गोल्स तय कीजिए, अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स में या नेक्स्ट 4 ईयर्स में, 3 ईयर्स में आपको उन दिनों के लिए चाहिए और आपको पता है कि आपके प्लान्स क्या क्या होने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं करने वाले, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे एक्स्ट्रा रैम और एक्स्ट्रा SSD की जरूरत पड़ेगी, तो आप 2 PC ले सकते हो, थंडरबोल्ट थ्रू आप उसका एक रैक बनाकर काम कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ मैक आपको प्रोवाइड करता है। सो अगर आप ये लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।